हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे टॉप मोस्ट और जीएस के एमसीक्यू हैं और साथ साथ करंट अफेयर को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में ही विज्ञान विदुषी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो विज्ञान विदुषी जो कार्यक्रम लॉन्च किया है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने होमी भाभा सेंटर के जो एमएससी के छात्र हैं उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया गया है। और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो फिजिक्स के छात्रों के साथ ही यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया गया है। और तो एमएससी के जो भौतिकी पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनके साथ एक ग्रीष्मकालीन प्रोग्राम है विज्ञान विदुषी। एग्ज़ाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जैन धर्म की कौन सी तीर्थकर महिला थी। जो तीर्थकर जो महिला थी वो कौन से नंबर की थी यहाँ पर। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर 19वें नंबर की। जैन धर्म की बात करते हैं तो जो इसके संस्थापक या अगर हम बात करते हैं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो जो प्रथम तीर्थकर थे यहाँ पर वो थे यहाँ पर ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके संस्थापक या प्रथम तीर्थकर यहाँ पर थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, और जो इनका नाम था मल्लिनाथ, जैन धर्म की महिला तीर्थकर यहाँ पर थी। तो इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निषक शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं जो निषक शब्द था वो मुर्दा के लिए यहाँ पर, यानी जो हमारी करेंसी है मुर्दा के लिए यहाँ पर वो यूज़ होता था, करेंसी के लिए। और ये जो निषक थी ये एक तरीके का यहाँ पर गोल्ड का ये कॉइन था। तो गोल्ड के कॉइन के रूप में इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे और स्वर्ण मुद्रा के रूप में इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। और इसका जो उल्लेख किया है वो भास्कराचार्य ने यहाँ पर किया है। प्राचीन काल में इसका हम यूज़ करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उर्दू को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे। उर्दू को काव्य भाषा में किसने पहली बार यूज़ किया था। तो वो किया था यहाँ पर अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सबसे पहली बार उर्दू का यूज़ किया था काव्य भाषा के रूप में। इनका जो जन्म हुआ था वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है। तो पटियाली में उनका जन्म हुआ था। कासगंज जिले के पटियाली में उनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पर है, जो यूपी में है। अमीर खुसरो ने पहली बार उर्दू को जो है काव्य भाषा के रूप में प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि काकटक वंश कहाँ का था। तो ये था यहाँ पर कश्मीर का। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से है कि नीचे दी हुई जो घटनाएं हैं और या आंदोलन हैं उनको टाइम पीरियड के अनुसार यहाँ पर अरेंज करना है। तो एग्ज़ाम के लिए जो इस तरह के प्रश्न हैं वो आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रोलेट एक्ट के बारे में। तो ये इसका जो क्रम है वो हमारे पास यहाँ पर पहला क्रम दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सविनय विज्ञान आंदोलन और साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का जो हमें टाइम पीरियड दिखाता है वो 1927 में इसका जो है गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था ये। और जो 1919 का जो हमारा एक्ट था वो सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के लिए यहाँ पर साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ये जो 1928 में भारत पहुँचा, तो भारत जब पहुँचा तो इसका यहाँ पर बहिष्कार किया गया था। और इसका बहिष्कार करने का यहाँ पर एक ही रीज़न था, वो रीज़न था यहाँ पर कि इसमें एक भी भारतीय, यानी इसमें एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में। तो इसी वजह से इसका जो है यहाँ पर बहिष्कार किया गया था।
तो सही आंसर जो इसका होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी 1324। एक बार इसको क्रम से हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो रूलेट एक्ट है वो 1919 में पारित किया गया था, और जो रूलेट एक्ट है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसको बिना दलील के और बिना वकील के जो है बंद करने का अधिकार इस एक्ट के द्वारा दिया गया था। यानी किसी भी भारतीय को बिना किसी दलील के और बिना किसी वकील के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हवालात में बंद कर सकती थी। तो इसलिए जो रूलेट एक्ट है, और इसकी जो बाद की जो घटना में दिखाई पड़ती है वो हमें जलियांवाला बाग की घटना जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और 1928 में यह कमीशन भारत आया था। फिर जो हमारे पास है यहाँ पर सविनय विज्ञान आंदोलन, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में यहाँ पर हुई थी। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 मार्च 1930 में इसकी जो है शुरुआत हुई, और गांधी जी ने दांडी मार्च तक भी ये आंदोलन यहाँ पर चलाया था। इसको ही कई बार जो है नमक सत्याग्रह भी हम बोल देते हैं। तो जो भी कोई नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे, सभी के नाम यहाँ पर यही है। सविनय विज्ञान आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, नमक सत्याग्रह हो, ये सब आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो आपको कोई भी नाम दिखाई दे तो वो यहाँ पर 12 मार्च 1930 में ही है। और इनका जो यात्रा थी वो चलाई गई थी यहाँ पर वर्धा से यहाँ पर दांडी तक। तो ये पूरी यात्रा चलाई गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में यहाँ पर की गई थी। तो क्रम से जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर उसका बी 1324। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी। भारत के एक्ट की बात करते हैं तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी चार्टर एक्ट 1933। 1933 में यहाँ पर इस चार्टर में बताया गया था कि भारत में जो है सिविल सेवाओं की शुरुआत यानी इनका स्टार्ट जो है वो 1833 से यहाँ पर स्टार्ट होता है एक्ट के माध्यम से। और जो पहली बार जो परीक्षाएं यहाँ पर खोली गई थी वो 1853 में पहली परीक्षा यहाँ पर हुई, और उनका स्थान क्या था, उनका स्थान था यहाँ पर लंदन में पहली बार भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और अगर मैं बात करूँ सिविल सेवा का जो है जन्मदाता कौन है, तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। जन्मदाता था यहाँ पर, वो था यहाँ पर कॉर्नवालिस। ये भी एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉर्नवालिस इसका जो है जन्मदाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है लक्षद्वीप के लिए। लक्षद्वीप तमिलनाडु, केरल, कलकत्ता और बॉम्बे, ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर केरल हाई कोर्ट। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, और यह कहाँ पर स्थित है, कोची में। और इसकी स्थापना 1956 में यहाँ पर की गई थी। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, और लक्षद्वीप के लिए यहाँ पर ये रखता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट, तो कलकत्ता जो हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार का यहाँ पर क्या है, न्यायिक क्षेत्र है। तो ये भी आपसे कई बार पूछ सकता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी केरल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित निकायों में से किस में वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो पूछा है वो है यहाँ पर कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष यहाँ पर रखी नहीं जाती। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती। अगर मैं बात करूं वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 में है, इसकी रिपोर्ट भी रखी जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट भी, और जो यूपीएससी है यानी संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एक बार अगर डिटेल में अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में निम्नलिखित निकायों की रिपोर्टों को हम रखते हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट है? एक तो यहाँ पर वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, यूपीएससी की रिपोर्ट है, वित्त आयोग की रिपोर्ट है, और SC/ST को दिए गए कुछ विशेष ऑफर्स की इनकी रिपोर्ट को यहाँ पर राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है संसद के सामने। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो 1993 में की गई थी। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति की उम्र कम से कम कितनी यहाँ पर होनी चाहिए? देखो, अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो राज्यसभा के लिए, यानी राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता उसको होनी चाहिए। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा यहाँ पर डी, 35 वर्ष। 35 वर्ष कम से कम उपराष्ट्रपति बनने की यहाँ पर उम्र होनी चाहिए, इतनी एज उसकी यहाँ पर होनी चाहिए, 35 साल। 35 साल का व्यक्ति हो जिसको उपराष्ट्रपति यहाँ पर बनाया जा सकता है। और राज्यसभा, और अगर ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी यहाँ पर एज रखी गई है, और ऐसे ही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज यहाँ पर रखी गई है। इन दोनों ही का ही आंसर आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमको पता लगेगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर अवेयर हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये आपको याद होने चाहिए किसी भी कीमत पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? अगर हम बात करते हैं हमारा जो मूल संविधान है वहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। तो बाद में हमने यहाँ पर एक आर्टिकल जोड़ा और जो भाग जोड़ा, और वो भाग था हमारा यहाँ पर 4A भाग हमने यहाँ पर जोड़ा। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर भाग 4A। भाग 4A के माध्यम से हमने मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल किया था। और जो हमारा अमेंडमेंट था वो अमेंडमेंट था हमारा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने यहाँ पर जोड़ा था। तो अगर हम मैं बात करूँ 1976 में ये हमने यहाँ पर जोड़ा था, और इसको जो हमने ग्रहण किया था वो कहाँ से ग्रहण किया था? रूस से ग्रहण किया था, यानी रूस से, संयुक्त राज्य जो रूस से हमने यहाँ पर इसको ग्रहण किया 1976 में, और ये हमारे संविधान के भाग 4A में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अगर मैं बात करूँ हमारे पास यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य थे वो केवल पहले यहाँ पर कितने थे? 10 थे। 11वां हमने मौलिक कर्तव्य शामिल किया 86 अमेंडमेंट के माध्यम से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर, तो अब इनकी संख्या यहाँ पर 11 है, और इन्हें मानने के लिए आप नागरिकों को बाध्य नहीं कर सकते। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट है वो फोर्स नहीं कर सकती किसी भी नागरिक को यहाँ पर शामिल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि विश्व जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है यहाँ पर 22 मई में। सही आंसर जो हमारे पास होगा यहाँ पर 22 मई। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यहाँ पर, इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर 22 मार्च। तो ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो यहाँ पर 22 में बनाया जाता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर सही आंसर है वो है यहाँ पर 22 मई। तो 22 मई को हम यहाँ पर विश्व जैव विविधता दिवस यहाँ पर बनाते हैं।
22 मई में। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा कट करके यहाँ पर 22 मई कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो जैव विविधता की सुरक्षा करने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो 22 मई में हम यहाँ पर बनाते हैं। और 21 मई में क्या है, 21 मई में आपका है यहाँ पर आतंकवाद विरोधी दिवस बनाया जाता है। 21 मई में विरोधी दिवस बनाया जाता है। और 21 जून में आपका क्या है, योग दिवस है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, योगा डे है आपका 21 जून। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि फ्रुमसिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। जो यहाँ पर फ्रुमसिंगला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, वो भूटान में स्थित है। सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा इसका सी। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र की 2 भाषाएं कौन सी हैं। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, जो हमारे पास ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो 2 भाषाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। हिंदी, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, तो अरबी और चीनी संयुक्त राष्ट्र की 2 भाषाएं हैं। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। संयुक्त राष्ट्र की कुल मिलाकर 6 भाषाएं के संयुक्त राष्ट्र काम करता है। तो वो है यहाँ पर अरबी, चीनी, रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं जिन पर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र काम करता है। एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। 5 और 6 स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, रूसी, चीनी और अरबी, ये 6 लैंग्वेजेस हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र काम करता है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे अपने नोटबुक में कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि विनिपेग झील किस देश में स्थित है। जो विनिपेग झील है वो कहाँ पर स्थित है, वो कनाडा में स्थित है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनाडा में ये झील यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं, कनाडा के मोंटे टाबो प्रांत में स्थित है और उत्तर से दक्षिण तक इस झील की जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर की इसकी यहाँ पर लंबाई है। तो आशा करते हैं आपको ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्म में हमने डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।